नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, बिहार में खासकर चुनावी माहौल जो है गर्मा गया है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव होने में समय है, वक्त है, लेकिन जो सेमीफाइनल, आप कह लीजिए कि फाइनल के पहले जो उपचुनाव होने वाले, जो सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें भले ही चुनाव परिणाम कुछ भी हो, जो भी आए, लेकिन अभी प्रशांत किशोर की पार्टी, जो नई नवेली पार्टी है जन सुराज, जो 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, उसने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान सबसे पहले किया है। तो हालांकि वही कह रहा हूं कि अब चुनाव परिणाम जो हो वो तो वक्त बताएगा कि आखिर जिस तरह से हाइप है पूरे बिहार में कि प्रशांत किशोर बहुत कुछ बदलने वाले हैं, वो क्या होगा वो तो परिणाम बताएगा। लेकिन अभी अभी ये है कि जो उपचुनाव का ऐलान हुआ है उसमें सबसे पहले इन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। उसमें से भी जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो तरारी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की चर्चा हो रही है, जो मेजर साहब हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ मिश्रा सर, जिनको कि आप अक्सर देखते हैं, हर रविवार को देखते हैं, और कुछ भी जब ज्वलंत मुद्दा होता है तब हम उनके साथ जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं, गैर राजनीतिक चर्चा करते हैं आखिर की जमीन पर क्या चले। जो सर ने पिछली बार एक वर्ड क्वाइन किया, जो क्वाइन तो पहले से सर ने दिया कि परसेप्चुअल सर्वे, क्यों सर? परसेप्चुअल सर्वे। परसेप्चुअल सर्वे। तो हम उसी परसेप्चुअल सर्वे पे आखिर जमीन पर क्या चल रहा है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं, किसी नेता की बात नहीं, हम आम लोगों की बात करें। आखिर लोगों में क्या इस बात को लेकर चर्चा, लोग किसी भी हैपनिंग को, किसी भी डेवलपमेंट को वो कैसे देख रहे हैं, वो हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ सर है। सिद्धार्थ सर, बहुत स्वागत है आपका। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जन सुराज ने, प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, उन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान करने में बाजी जीत ली है। और सबसे चर्चा हो रही है तरारी विधानसभा क्षेत्र की। और मैंने सुना है कि आप बड़े अच्छे से जानते हैं उन उम्मीदवार जी को, तो आप ही बताइए। देखिए, जन सुराज को लेकर के मैं थोड़ा असमंजस में रहा हूँ अभी तक। एक राजनीति के विद्यार्थी के रूप में जन स्वराज को लेकर के मेरे अंदर कुछ डाउट्स हैं और कुछ असमंजस में रहा हूँ। और मैं अपने आप डाउट इस करके कि देखिए, ये लोग जो एक राजनेता को तो आप फिर भी बिलीव कर लें, लेकिन ये जो सुधारवादी लोग आते हैं राजनीति में, इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली का अरविंद केजरीवाल है कि ये लोग। तो आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये बिहार के केजरीवाल होने जा रहे हैं? देखिए, मैं ये तो कहूंगा कि लोगों के दिमाग में ये बात तो है कि कहीं ये जो हमारे प्रशांत किशोर हैं, ये क्या बिहार के अरविंद केजरीवाल तो बनने नहीं जा रहे हैं। ये तो लोगों के मन में ये शंका तो है, लोगों के मन में ये डाउट तो है। और मैंने इनके साथ जो कुछ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र लोग हैं, मैंने उन लोगों के सामने भी ये बात रखी है कि मुझसे उन्होंने जब बातचीत में ये बात रखी है कि देखिए, इनका सबसे बड़ा जो एक बर्डन है इनके ऊपर, वो बर्डन है कि एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल आदमी बहुत अच्छा प्रशासन देगा, ऐसा तो हुआ नहीं। दिल्ली में अन्ना के आंदोलन से आए और जितने प्रशासन के लोग थे, अच्छे लोग थे, अच्छे बैकग्राउंड के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, सबको इन्होंने राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आज जो इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके जो एमएलएज हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उनके क्या कारनामे हैं, उनकी क्या करतूतें हैं, उनसे सभी कोई वाकिफ है। अब यहाँ पर जो इन्होंने जो जन स्वराज आंदोलन चलाया है, उसके बारे में जो उड़ती खबरें आती रही, जो दोस्तों से मिलने का मौका मिला, जो सुनने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, तो लगा ठीक है, मतलब एक प्रयास है, एक अच्छी राह पर है। और जैसे एक आध हमारे मित्र हैं जो कि इनसे बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं। ये मित्र लोग वो हैं जो कि चाहते हैं कि समाज में चेंज आए, समाज में विकास हो। वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी जुड़े थे, लेकिन वहाँ पर तो मैंने उनसे ही ये प्रश्न किया था कि क्या यह व्यक्ति दूसरा अरविंद केजरीवाल प्रूव नहीं होगा क्या। लेकिन कल जब इन्होंने जो अनाउंस किया है तरारी के कैंडिडेट को, तरारी बाईपोलर कैंडिडेट को, तो मुझे ये लगता है कि इनकी राजनीति जो है
अरविंद केजरीवाल की राजनीति से कहीं ज्यादा परिपक्व है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा एहसास हुआ। मैंने बिहार की राजनीति का, जो मेरी संस्था है सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस, उसके अंतर्गत मैंने बिहार की राजनीतिक सर्वेज पढ़ाइयाँ, जानकारियां ली हैं डिफरेंट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे, 2010 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में। तो थोड़ी जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी हमारे पास है। तो उसको जब इन्होंने ये कैंडिडेट अनाउंस किया है, तो मुझे ये पहली बार एहसास हुआ कि ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल से ज्यादा परिपक्व राजनीति कर रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जो था वो एक मास मूवमेंट, अन्ना हजारे का एक मास मूवमेंट पर, एक मास मूवमेंट बना था, एंड राइडिंग हाई ऑन ए मास मूवमेंट, मोर ऑन ड्रामेटिक्स एंड सेंटिमेंट्स पर वो जो है सो वो जीत करके सत्ता में आ गए थे। जैसे आसाम में जो आंसू का जो आंदोलन था, एजीपी जो बनी थी, या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जो ये हुआ, कुछ हद तक हम कह सकते हैं जयप्रकाश के आंदोलन में जनता पार्टी भी बनी, बन के सरकार में आई। लेकिन ये जो बिहार में कोई वैसी अन्ना हजारे का आंदोलन तो चल नहीं रहा। तो वहां तो ऐसा था कि अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया, रोपा पूरा अन्ना हजारे का था और फसल काट ले गए केजरीवाल। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो प्रशांत किशोर ने खुद जो है सो 2 साल 2.5 साल मेहनत किया है। और चूंकि वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का बिजनेस करते हैं, उसके वो कारोबारी हैं, दुकानदारी करते हैं, इसीलिए उनको उनके पास वो वेयरविथॉल है, उनके पास वो स्किल्स है कि वो जो पॉलिटिकल सक्सेस के लिए क्या सोशल कॉम्बिनेशंस चाहिए, इसकी उन्हें वो समझ है। और एट द सेम टाइम वो कैसे वो जस्टिफाई कर सकते हैं लोगों के सामने कि जो हमने कैंडिडेट लिया है, ये कैंडिडेट महज हमने एक अच्छे व्यक्ति को लिया है। अभी तो पिक्चर ये प्रेजेंट कर रहे हैं ना कि जनरल श्री कृष्ण सिन्हा को जिन्होंने लिया है, जो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, 8 गोरखा वो ऑफिसर रहे हैं, और उन्होंने, जैसे वो खुद ही कल बता रहे थे, और उन्होंने लद्दाख में और तमाम जगहों पे बहुत अच्छी सेवाएं दी। बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी जब कहीं मुझसे मिले, और प्राइवेटली मैंने उनसे भोजपुरी भाषा में बात की, तो उन्होंने मुझसे बात किया, ये भी मैं आपको कह सकता हूँ। तो लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि इनका कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो सकता है, चुनाव लड़ने की कोई बात आ सकती है। जैसे मुझे बताते थे कि सोशली एक्टिव थे, अपने गांव से जुड़े हुए थे, और जो आपको ये जो इलाका है, भोजपुर का इलाका जो है, ओल्ड शाहबाद जिला, बक्सर, भोजपुर, सासाराम, ये जो जिले हैं, इनके बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम दीज डिस्ट्रिक्ट्स गो इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। तो जरूर फैसिलिटेट किया होगा वहाँ के लोगों को फौज में जाने में, उनके रिक्रूटमेंट में, वहाँ शामिल होने में जरूर किया होगा। तो वो एक उस तरह का कनेक्ट, एक उस तरह का कॉन्टैक्ट वो बना करके रखते थे। ये तो मुझे पता था कि वो रखते थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होगा इसका मुझे पता नहीं था। मे बी उनकी जो पारिवारिक स्थिति जो थी, बच्चे बाहर अब्रॉड सेटल्ड हैं, पत्नी का अनफॉर्चुनेटली कोविड में देहांत हो गया, तो एक जीवन में खालीपन आ गया, तो उन्होंने गांव में ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। और ये पीरियड जो है जो ये जन स्वराज के आंदोलन से कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, तो उस समय वो संपर्क में आए होंगे और उनको इनकरेज किया होगा प्रशांत किशोर ने कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन प्रश्न ये है चंदन जी कि प्रशांत किशोर ने इनको इनकरेज क्यों किया होगा? केवल वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इस कारण से तो हुआ, या केवल इस होने से तो कोई आदमी को वोट मिल नहीं जाता है? जी बिल्कुल। तो ये जो तरारी विधानसभा सीट जो है, ये राजपूत बहुल क्षेत्र है। ठीक है। 27% यहाँ पर राजपूत पॉपुलेशन है। ठीक है। इतना ही पॉपुलेशन यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी का है, 27-28%। और ये सीट जो है सो सहार ब्लॉक तरारी में आता है। ये नक्सल आंदोलन का ये कर्मभूमि रहा है ये इलाका। और ये सीट इस समय खाली इसलिए हुई है क्योंकि सुदामा प्रसाद, जिन्होंने अभी आरके सिंह को हराया आरा से, जी, उनकी ये सीट है, वो सीट खाली हुई है। तो वो सीपीआई एमएल के थे, तो ये सीट सीपीआई एमएल के पास ये सीट थी,
और इसलिए सीपीआई एमएल के पास ये सीट थी और ये सीट खाली हुई क्योंकि सुदामा प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में राजकुमार सिंह जैसे कद्दावर नेता को हराया। तो जो नक्सल आंदोलन की भी एक कर्म भूमि है और आरा भोजपुर की तो वो लोग कहते हैं ना माटी से बारूद की खुशबू आती है वगैरह बातें होती हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्टिंग फीचर्स है कि फौज में भी बहुत लोग जाते हैं और नक्सल आंदोलन में भी बहुत लोग शामिल हुए। तो ये जो स्टोरी है कि वहां पर कि ये सीट उनकी सीट है और वो सीट पे चूंकि 27% वोट माइनॉरिटी और शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी का भी अच्छा खासा 10-15% वोट है ओबीसी का। तो इस कॉम्बिनेशन के तहत ये सीट जो है सो सुदामा प्रसाद सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट ने जीता इस सीट और आरा के एमपी बनने के बाद अब सीट खाली हो गई है। और चूंकि इंडिया अलायंस है तो उस अलायंस के अंतर्गत ये सीट सीपीआई-एमएल को गई है। सीपीआई-एमएल का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेगा। खास बात यह है कि यहाँ से पीछे जनता दल के एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे, एमएलए रहे, सुनील पांडे। वो चूंकि ये लग गया था कि ये सीट अब चूंकि सीपीआई-एमएल के पास जाएगी तो वो माइग्रेट कर गए भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका बेटा कैंडिडेट है इस चुनाव के अंदर। ये तो और तो भारतीय जनता पार्टी हो गई, सीपीआई-एमएल हो गई और जन स्वराज। तो जो वोट ब्लॉक्स जो है वो सीपीआई-एमएल के पास है और जन स्वराज के पास है। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इलाके का कोई किसी पर्टिकुलर जाति का कोई व्यक्ति एक बहुत ही आलिशान पोजीशन पे रहे, कोई उस पे सभी प्राउड फील करते हैं। नहीं तो आप सर कह रहे हैं कि वोट ब्लॉक जो है जी कुछ कहना चाहे? ठीक है, पूरी कर लें आप बोलिए वोट ब्लॉक के बारे में क्या पूछ रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि वोट ब्लॉक या तो बीजेपी का या फिर जन स्वराज का है। नहीं, मैं बीजेपी का वोट ब्लॉक नहीं कह रहा। किसका? जी मैं कह रहा हूँ कि वोट ब्लॉक आज के तारीख ऑन पेपर हो सकता है जब आरके सिंह चुनाव लड़ते थे बीजेपी के लिए तो उस समय राजपूत उनका वोट ब्लॉक रहा हो, लेकिन राजपूत वहां पर कैंडिडेट को देख करके वोट देता है। क्योंकि बगल वाली सीट पे सुधाकर सिंह जीते चुनाव, बक्सर वाली सीट पे सुधाकर सिंह जीते चुनाव, राजपूतों का वोट तो मिला ही था ना उनको वहां पर। यहाँ पर आरके सिंह को मिला था राजपूतों का वोट, तो वहां जनता दल कैंडिडेट को राजपूत का वोट मिला था। तो मेरा कहने का ये था कि जन स्वराज तो अपनी जगह है, लेकिन चूंकि जनरल श्री कृष्ण सिंह उस इलाके के हैं, उस गांव के हैं, 90% वहां पर रूरल वोट है और अपने आप जुड़े रहे हैं और राजपूत समुदाय से हैं, तो इसीलिए 27% राजपूत वोट जो है उसमें मेजॉरिटी वोटिंग जो है सो उनके पक्ष में होनी चाहिए। तो नहीं, ताकि दूसरी तरफ से भी तो उम्मीदवार उतरेंगे ना, तो उनके भी तो आपको मैं बता रहा हूँ भाई, मैं पहले वोट ब्लॉक्स की बात कर लेना। तो पहले प्रश्न ये था कि क्या देखा जनरल श्री कृष्ण सिंह में कि उन्होंने कैंडिडेट बनाया। तो पहला बात ये है कि जब जनरल श्री कृष्ण सिंह को आप टिकट देते हैं तो अपने साथ वो 27% राजपूत वोट का ब्लॉक लेकर के आते हैं। ठीक है, प्लस उनका इमेज है, उनका इलाके को कंट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए वैल्यू ऐड है, उनके वोट बैंक में वैल्यू ऐड होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। दूसरे तरफ सीपीआई-एमएल का कार्डर है, सुदामा प्रसाद यहाँ से एमएलए रहे, उनका कार्डर है, उनका जो वोट ब्लॉक है, उनका वोट ब्लॉक ये है कि 29% वोट, 27% राजपूत है और 29% शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी है। लेकिन जन स्वराज माइनॉरिटी के वोट को तो चाहेगा ही चाहेगा। मेरा ये सवाल है कि सर चूंकि आप भी वहां से रहे हैं और आप भी जमीनी चीजों को समझते हैं और थोड़ा हम भी समझते हैं, तो आपको क्या इस बात की चर्चा भी खूब होती है और इस बात को फैलाया भी खूब जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी वोट्स जो हैं वो इंडिया अलायंस को छोड़कर जन स्वराज को देगी वोट? देखिए, जो उसके पक्ष में जो वोट हैं, जो सुदामा प्रसाद के पक्ष में जो वोट है, जो सीपीआई-एमएल के पक्ष में जो वोट है, वो वोट तो एक तो 19% मैंने आपको बताया, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी वोट 29% सब लेके आपके 29% शायद आपने बताया। हाँ 29% जी। और
सुदामा प्रसाद वैश्य समुदाय से, जिसका 7% वोट वहां पे। तो वैश्य समुदाय अमूमन बीजेपी के साथ जाता है, लेकिन चूंकि सुदामा प्रसाद उस जाति के है तो सीपीआई-एमएल के साथ गया पिछले चुनाव। ठीक है, लेकिन सर सारा जोर जो जन सुराज की तरफ से लगाया जा रहा है, जो बातें प्रचारित की जा रही हैं, जो हवा फैल बनाई जा रही है, मतलब हो सकता हो, हमें नहीं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ये लगता है, मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि माइनॉरिटी इस बार जो है सबको छोड़ के जन सुराज को वोट देगा। तो आपको क्या लगता है, माइनॉरिटी आज के समय में इतना मतलब ऐसा करेगा? जो कि माइनॉरिटी का वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग ट्रेंड है, और उनका साफ साफ एक मुद्दा रहता है जिस आधार पर वो वोट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सारी पार्टियों को छोड़कर जन सुराज को वोट करने जाएंगे माइनॉरिटी? मुझे तो इसलिए मैंने कहा ना, शुरू में मैंने कहा कि जो सीपीआई-एमएल का वोट ब्लॉक है, उसमें मैंने पहले नाम किसका लिया? मैंने वैश्य कम्युनिटी का नाम बाद में लिया है। मैंने पहले नाम लिया शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी, जो दोनों मिलकर के 29% है। ये मैंने उनका वोट ब्लॉक माना है, जिसपे सेंध लगाने की कोशिश जन स्वराज पार्टी करेगी। वो जन स्वराज पार्टी ये कोशिश जरूर करेगी कि उसके जो 27% राजपूत वोट है, उसमें इनके वोट्स ऐड हो पाए, ये कोशिश वो जरूर करेगी। उसके अलावा वहां पर हाँ, मतलब सेंध लगाने की ही कोशिश करेंगे ना? सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, कितने सक्सेसफुल होंगे ये सब बताएगा। जी, सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। और एक बात जो और कहा उसने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बहुत मार्के की बात कही एक प्रशांत किशोर ने, कि जन स्वराज भी अपने तरफ से पूरा जोर लगाएगा। तो पूरा जोर का जो बूथ मैनेजमेंट, जो पोल मैनेजमेंट, जो कि उन्होंने कई जगहों पे किया, वेस्ट बंगाल में लास्ट चुनाव में किया, दिल्ली के चुनाव में किया, आंध्र प्रदेश में जब वाईएसआर रेड्डी लड़े थे वहां पर किया, तो वो टेक्निक उनके पास है, वो स्किल उनके पास है। तो वो बूथ मैनेजमेंट, बूथ पे जाना, बूथ मैनेजमेंट करना, वो तो वो करेंगे। अब उसमें वो किस बूथ पे कम वोट पड़े, किस बूथ पे ज्यादा वोट पड़े, ये सारी जो ग्राउंड की चीजें हैं, वो उनका एक स्ट्रेंथ एरिया है। तो उनके अब जैसे उनके 2 स्ट्रेंथ एरिया निकल करके आ गए। एक तो आ गया कि उनके पास राजपूत का वोट बैंक आ गया, ठीक है। तो सर राजपूत क्या नहीं, सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बड़ी ये बात है ना, तो राजपूत क्या बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, या फिर आरजेडी को, कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे? राजपूत क्यों, तो बीजेपी ने टिकट वहां सुनील पांडे को दिया है ना। नहीं तो मतलब ये सुनील पांडे, वो तो कल तक जनता दल में था सुनील पांडे, और वहां की लोकल राजनीति में तो सुनील पांडे तो राजपूतों के वर्चस्व के खिलाफ लड़ता रहा। वो भी तो है ना, लोकल डायनामिक्स भी तो है, लोकल डायनामिक्स भी तो है वहां पर। इनके बीजेपी के पक्ष में जो है वो अब देखिए, वो है 6% यादव का वोट है, जो कि सुनील पांडे जब जनता दल से लड़ते थे तो उनको मिलता था। आज के तारीख में वो वोट उनको शायद नहीं मिलेगा, वो वोट सीपीआई-एमएल को जाएगा। आज की जो कॉम्बिनेशन है, जो इंडिया अलायंस है, जो माना जा रहा है कि जो उनके परंपरागत वोटर्स हैं जी, तो जो वोट का जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर तो आज के तारीख में 19-20 का अंतर है जन सुराज और सीपीआई-एमएल के बीच में। सीपीआई-एमएल है 19 पे जन सुराज, लेकिन जन सुराज के पास एक बहुत ही कद्दावर कैंडिडेट है। और जब अगर जनरल साहब ने ये कहा है कि वो अपने इलाके में लगातार काम करते रहे हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों के लिए फौज से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहे, पेंशन की, तो आई एम वेरी श्योर कि वो राजपूत कम्युनिटी के बाहर जाके भी काम करते रहे होंगे। बाकी भी जात के लोग, जो लोग मतलब फौज से जुड़े हुए हैं, जो फौजी समुदाय वहां पर जो है, और फौजियों का बहुत बड़ा समुदाय, वो जो फौजी समुदाय वहां पर है, वो फौजी समुदाय को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन करेगा ही ऐसा कोई निश्चित नहीं है। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 2012 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में एक सीट से बीजेपी हार गई थी गवर्नमेंट बनाने में, और वो एक सीट हारी थी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जनरल भवन चंद्र खंडूरी का सीट। और वो चुनाव हारे थे, कोटद्वार से चुनाव हारे थे, जहां पर की फौजियों के बहुत बड़ी समुदाय थे, और उन्होंने जातीय आधार पर वोट डाला था, ना कि फौजी के आधार पर वोट डाला।
तो ये मान लेना कि जितने फौजी हैं वहां के वो इनको वोट डालेंगे ही डालेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी मैं आपको पास से मैं एक एग्जांपल देकर के ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि सारे फौजी, जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, सारे फौजी एक साथ हैं और एक फौजी को वोट डालेंगे। अगर डालें तो जनरल साहब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जनरल भुवन चंद्र खंडूरी तो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर भी थे जी, उनका नाम भी था, सेंट्रल मिनिस्टर थे, सब कुछ था, और उन्होंने कोटद्वार के सीट को इसलिए चुना था, उस सीट को, कि भाई इस सीट पे फौजियों की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा उनका वोट उन्हें मिलेगा, जो उन्हें नहीं मिला। जो उन्हें नहीं मिला वो चुनाव हार गए और एक सीट से बीजेपी सरकार बनाने में रह गई। कांग्रेस एक सीट से चुनाव 2012 की जो मैं बात कर रहा था आपसे। जी जी जी। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जनरल साहब के पास फौजी का वहां पर पॉपुलेशन है, लेकिन वो लोग कितना आगे निकल करके वोट करेंगे, जनरल साहब के लिए वोट करेंगे या बीजेपी के लिए वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह का इन्होंने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, जो हमारे आपके डिस्कशन और आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि इन्होंने जो कैंडिडेट उतारा है इस मैदान में, जो इनकी पहली इलेक्टोरल बैटल है, उस पहले इलेक्टोरल बैटल के अंदर इन्होंने सिंबॉलिकली भी और स्ट्रैटेजिकली भी बहुत अच्छा कैंडिडेट उतारा है। सिंबॉलिकली भाई भारतीय सेना का पूर्व उप सेनाध्यक्ष और बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर, फौजी समुदाय कौन नहीं उनको जानता है, सब जानते हैं। नंबर 2, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनका बड़ा दबदबा और वर्चस्व उस विधानसभा सीट पर है जी। तीसरी बात, उनके इसमें बहुत निखार है, तो सिंबोलिज्म, उनका 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 इमेज, उनका कद और स्ट्रैटेजी, वहां जो वोट ब्लॉक, जो वोट बैंक उनके पास है। और तीसरी बात होगी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में आई वेरी श्योर जन स्वराज पार्टी के पास वो वेयरविथॉल है कि वो एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, रणनीति को जमीन पर कैसे उतारा जाए। ये हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है, हम लोगों ने दिल्ली के चुनाव में देखा है, वेस्ट बंगाल के चुनाव में देखा है, आंध्र प्रदेश के चुनाव में देखा है, जहां पर उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारा है और चुनाव में जीते हैं। तो मुझे, लेकिन ये एक बहुत छोटे, मतलब कि एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है जहां पर सीपीआईएमएल का बहुत दबदबा है, और वहां का जो पूर्व एमएलए जो है जिसने सीट खाली करी है, वो आज की तारीख में वहां का सांसद है। तो सीपीआईएमएल भी बहुत जोर लगाएगा, बहुत पुरजोरी से चुनाव लड़ेगा, और वो इस सीट को दोबारा हासिल करना चाहेगा, रिटेन करना चाहेगा। जहां तक तीसरे कैंडिडेट हैं, भाजपा वाले कैंडिडेट जो हैं, उनका व्यक्तित्व तो इस समय दांव पे लगा हुआ है। वो एक उस इलाके के महाबली के रूप में जाने जाते हैं, और ये चुनाव अगर वो हार गए तो फिर उनका जो एक लोकल इन्फ्लुएंस जो है, जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल एग्जिस्टेंस है, वो खत्म हो जाएगा, ये मेरा मानना है। लेकिन इस चुनाव पर पूरे देश, इनफैक्ट आज दिल्ली में बैठ करके हमने और आपने जो जैसे बातचीत हुई, जिसमें हमने डिसाइड किया कि इसको डिस्कस कर लेते हैं, कि दिल्ली के अखबारों में भी ये खबर छपी है कि एक एक्स वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जन स्वराज पार्टी का कैंडिडेट है। तो इस करके शायद कोई और कैंडिडेट होता तो कोई अखबार में, दिल्ली के अखबार में तो खबर उबर नहीं छपती, लेकिन इस कैंडिडेट के कारण ये खबर छपी दिल्ली के अखबारों में, और अब सबकी नजर इस चुनाव के ऊपर होगी। तरारी भारत के पॉलिटिकल मैप पे तो जरूर आ गया इस कैंडिडेट के आने के बाद, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, ये मतलब ये भी एक मतलब आपके ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है कि हम जात से ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन जो देश की सच्चाई है, हम जब चुनाव होता है तो हम जाति मतलब आधारित समीकरण पर ही हमको देखना पड़ता है कि कौन किस पार्टी में, कौन किसका परंपरागत वोटर रहा है। तो हम लाख वादा सोच लें, लाख हम ये कर लें कि देश से जाति मिट जाए, लेकिन वो रहता ही है, आधार बनता ही है। और उसी आधार पर देखिए, हमने कहा हम ना इधर की ना उधर की, हम क्या ग्राउंड पर क्या ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, जो वो किनको वोट करते रहे, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या चर्चा और क्या चल रहा है किस कैंडिडेट के आने के बाद, तो वो चर्चा करने की हमने कोशिश की। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी भले ही जन स्वराज ने अपने उम्मीदवार पहले जारी कर दिया, और एक सिंबॉलिकली, जैसा कि सिद्धार्थ सर ने कहा कि सिंबॉलिकली जो है वो एक, चूंकि एक अच्छा फेस है, क्योंकि एक आर्मी में उनका अपना जगह रहा है, डेकोरेटेड अफसर रहे,
और पढ़े लिखे हैं, तो इस तरह से चुनाव में एक, लेकिन अभी देखना है कि दूसरी तरफ से चुनाव मैदान में आता कौन है और बाजी कौन मार लेता है। तो बैटल ऑफ तरारी जो है उसमें कौन जीतते हैं ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हम लोग उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो जब परिणाम आएंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने ये चर्चा की कि आखिर वहां के लोगों के मन में क्या चल रहा है, बिहार के लोगों में उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्योंकि जन सुराज को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही है हर जगह, पहला उनका चुनाव है और उसमें उन्होंने अपना उम्मीदवार भी पहले घोषित किया है, तो उसको लेकर लोगों में उत्सुकता बनी थी, इसलिए हमने उस पर चर्चा की। तो देखते हैं आखिर क्या परिणाम होता है और इसी तरह के मुद्दे पर हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तो फिलहाल इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और व्यूअर्स, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।